नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी वेद श्री क्लासेस में। मैं वेद श्री क्लास की ओर से आप सभी के भविष्य की उज्जवल कामनाएं करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा वीडियो जो परीक्षा थी वो किस तरीके से हमारी गई, और हमने देखा कि किस तरीके से यूपीएसएससी अपने कई सारे बहाने आपके सामने रख रहा है। तो बच्चों, हौसला अपना हारना नहीं है। आने वाला समय और बेहतर होगा, उज्जवल भविष्य के लिए सोचते रहना है कि हमारा भविष्य और उज्जवल होगा। तो अपनी बातों को मैं आज ये वीडियो लेके आने का आपके पीछे पर्पस यही है कि आप लोग अच्छी ऊर्जा के साथ अपना बिल्कुल हौसला अफजाई करके रखें और आने वाली भविष्य के लिए तैयार रहें, क्योंकि कल आने वाली कोई ना कोई परीक्षा कभी ना कभी तो आएगी। और जब परीक्षा आएगी तो अपने जो दृढ़ संकल्प है उस संकल्प को पूरे करने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। तो इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए बच्चों, इससे पहले मैंने आप सभी को बताया था कि संवैधानिक जो आयोग है या हमारे भारत के जो भी संविधान में लिखा गया है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि आप सभी के बीच में एक नए टॉपिक को भी लिया जाए और आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा हौसला दिया जाए, ठीक है ना। तो हिम्मत नहीं हारनी है और आगे बढ़ते रहना है। सोचना है कि हाँ, कल का समय हमारा होगा और भविष्य जरूर अच्छा होगा, उज्जवल होगा, ठीक है। तो इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए चलिए थोड़ी सी बातों का हम ध्यान देते हैं और अपनी पढ़ाई तो करते रहनी है, क्योंकि अभी आपने देखा जैसे यूपीएससी ने परीक्षा करवाई भी थी तो वहां पर आपसे आयोग के बारे में पूछा गया था, जो कि आपका कौन सा था, राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है उसके बारे में आपसे पूछी जा रही थी, ठीक है ना। तो उन बातों को ध्यान रखते हुए एक बार हम जरा सा अपने पुराना सा रिकॉल कर लेते हैं कि क्योंकि आपको कभी थोड़े दिन हो चुके हैं कि आपने वो वाला टॉपिक छुआ नहीं है। तो जरा मैं आप सभी को थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि मैं बात कर रहा था बच्चों भारत में आयोग की, ठीक है। भारत में किसकी बात कर रहा था, आयोग, जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, कमीशंस, ठीक है। तो तैयारी अपनी हमेशा रखनी है और जब आपका अगला कदम पड़े तो इतने जोर का पड़े कि जो एग्जाम है वो बिल्कुल आपके वेलकम के लिए तैयार है और आप उसमें प्रवेश करके क्या करें, अपनी सिलेक्शन को जल्दी से लें, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है और बढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है डेली का डेली, क्योंकि अगर आप जितने दिन वेस्ट करोगे और कल अगर परीक्षा कोई हो जाती है और उसमें भी सिलेक्शन नहीं होता तो रिग्रेट के साथ आप आगे नहीं चले, ठीक है। तो तैयारी मजबूत रखनी है। तो बच्चों, मैं बात कर रहा था आयोग की। तो आयोग में मैंने कहा कि हमारे पास दो प्रकार के आयोग होते हैं। एक तो होते हैं हमारे कौन से, संवैधानिक आयोग, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और दूसरी होती है हमारी क्या, वैधानिक आयोग, या हमें क्या कह रहे हैं, लीगल बॉडीज, वैधानिक आयोग। तो इसमें मैंने अगर वैधानिक आयोग की बात की या संवैधानिक आयोग की बात की तो ये तो हो गई हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट अगर मैं बात करता हूं इसके बारे में तो ये क्या हो गई, हमारी लीगल बॉडी हो गई है। तो मैंने कहा था कि जो संवैधानिक आयोग होते हैं या जो हमारी लीगल बॉडीज होती हैं, ये लीगल बॉडीज होती कौन सी हैं, तो लीगल बॉडीज हमारी वो होती हैं जिनका उल्लेख हमारा कहाँ किया जाता है, किसी न किसी अनुच्छेद में किया जाता है, ठीक है ना बच्चों। कहाँ किया जाता है, किसी न किसी अनुच्छेद में, किसी न किसी आर्टिकल में किया जाता है। और ये क्या होती है बच्चों, ये ऐसी बॉडीज होती हैं जिनको क्या किया जाता है, किसी अधिनियम से जोड़ा जाता है, किसी अधिनियम से जोड़ा जाता है, ठीक है। अधिनियम से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यदि मैं बात करता हूं हमारे संवैधानिक आयोग की, तो इसमें आपने देखा था कि हमारे पास भारत में क्या था, एक तो चुनाव आयोग है और इसके बाद आपने देखा क्या, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग है। इसके बाद आपने देखा कि हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है। तो इस तरीके के हमारे कुछ बॉडीज हैं जिनका उल्लेख कहाँ किया गया है, किसी न किसी अनुच्छेद में किया गया है। अगर मैं बात करूं आपसे कि हमारा जो चुनाव आयोग है इसके बारे में हमने बात की थी कि ये 324 से लेके 329 तक इसके बारे में उल्लेख किया जाता है। और अगला मैं बात करता हूँ यूपीएससी की, तो इसका उल्लेख किया जाता है अनुच्छेद 315 में। एनसीएससी की बात करता हूँ तो इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 338 में। अगला मैं यदि बात करता हूँ एनसीएसटी की बात करता हूँ तो इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 338 ए में किया गया, ठीक है। तो ये तो हमारे क्या होगा बच्चों, हमारे लीगल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होगी। अब बच्चों हम बात करें यदि वैधानिक आयोग की, वैधानिक आयोग का मतलब क्या होता है कि जिनका उल्लेख किसी न किसी अधिनियम से किया जाता है, ठीक है ना। तो उन अधिनियमों में यदि मैं बात करता हूं तो उन अधिनियमों में जैसे मैंने बात की सबसे पहले एनएचआरसी, जैसे आपने अभी पेपर में देखा था कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में कि ये आया कहां से, इसके बारे में मैंने आपको जस्ट बताया था, बट हमारी क्लास आगे जा नहीं पाई क्योंकि हम लोग एमसीक्यूज में थोड़ा उलझ चुके थे, ठीक है ना, एग्जाम बहुत करीब था। तो हमने इसमें देखा एनएचआरसी, फिर इसी में हम बात करते हैं हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, इस तरीके के हमारे बात करते हैं। और सेंट्रल सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन किसकी हम बात करते हैं, तो सीआईसी की हम बात करते हैं। तो कुछ बच्चों ये हमारे क्या है, आयोग है जिनको हम क्या कहते हैं, किसी न किसी अधिनियम के द्वारा संविधान में जोड़ते हैं। मतलब कि इनका उल्लेख हमने अनुच्छेद में तो किया, पर इन्हें क्या किया, हमारे लोकसभा या राज्यसभा में कोई प्रस्ताव लाया गया और उस प्रस्ताव को हमने क्या किया,
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से हमने इसे क्या किया, पास किया। और जैसे हमने इसे पास किया तो हमने इसको क्या बना दिया, एक्ट या अधिनियम बना दिया। तो उस अधिनियम के बाद जब संविधान में नियम आते हैं तो उसी के अनुरूप हमारे सबसे पहले क्या आता है, एनएचआरसी। अब बच्चों एनएचआरसी होता क्या है, जरा इसके बारे में देखते हैं। तो इसी को कहा जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आता कैसे है, तो बच्चों क्या होता है, आपसे जैसे पूछा गया था, तो जो इसकी स्थापना है, स्थापना के पीछे का कारण क्या रहा था कि हमारे जो श्री रंगनाथ आयोग है, ठीक है ना, जस्टिस है, पूर्व न्यायाधीश है, उनकी सिफारिश के द्वारा क्या होता है, मानवाधिकार आयोग अधिनियम आता है, एक्ट आता है 1993 में, जो कि आपसे प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछा गया इसका गठन कब होता है, तो इसका गठन होता है हमारा बच्चों 12 अक्टूबर 1993 को, 12 अक्टूबर 1993 को। इसीलिए हम क्या मनाते हैं 12 अक्टूबर को, मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या था हमारा, ऑप्शन जो भी था आप लोगों को याद होगा, तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसका कौन सा उत्तर सही, उसमें आपकी तिथि कौन सी सही होगी, तो 1993 में। ठीक है, और उसके बाद इस आयोग के अध्यक्ष हेड होंगे, इसमें चेयरपर्सन होंगे, अगला इसमें क्या होंगे, इसके मेंबर्स होंगे। उनका जो अपॉइंटमेंट है बच्चों वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और राष्ट्रपति क्या करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हो गए, हमारे लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और हमारे जो गृह मंत्री होते हैं उनके सलाह के साथ इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है ना, यदि मानवों का जो विधि है या मानवों का जो मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकारों का यदि हनन करता है तो किसी व्यक्ति के पास एक संस्था होनी चाहिए, एक हमारे पास आयोग होना चाहिए जहां पर हम अपनी शिकायतों को रख सकें। तो उन शिकायतों को करने के लिए हमारे पास भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम के तहत 1993 में इसकी स्थापना की थी। तो उसके जो अध्यक्ष थे बच्चों, इसको कहा गया कि आप जो भी होंगे, आप कौन होंगे, पूर्व न्यायाधीश होंगे। सबसे पहले तो इनका जो पद होगा कि इस पर जो आरूढ़ होंगे, इस पद पर जो भी आएंगे वो कौन होंगे, अध्यक्ष इसके पूर्व न्यायाधीश, एक्स जस्टिस। ठीक है, पूर्व न्यायाधीश। और उसके बाद मैं बात करता हूं तो ये अगर न्यायाधीश के पास इतनी शक्ति है तो इनके पास शक्तियां कौन सी होती हैं, इनके पास दीवानी शक्तियां होती हैं, मतलब ये समन बुला सकती हैं। अगर किसी ने मानवों के अधिकारों का हनन यदि कर रखा है तो उनके पास शक्ति क्या होती है कि वो यहां से किसी के लिए समन भेज सकते हैं। यदि मान लीजिए किसी ने क्राइम किया और क्राइम करने के बाद उसको अपना जो क्या कहते हैं, अपने अधिकारों का वापस चाहिए, तो एनएचआरसी में उसने क्या किया, पिटीशन दायर कर दी। तो एनएचआरसी उसको अपने पास बुलाएगी, समन, जो जिस व्यक्ति ने गुनाह किया हुआ है उसे अपने पास बुलाएगी और उससे पूछेगी कि आपका कारण क्या था, और आपको सजा इस तरीके से दी जा सकती है। तो सजा देने की यहाँ पर ये बात है, करती है, पर सजा देने का अधिकार इसे नहीं है। इसके पास कौन सी पावर्स होती हैं, पहली बात तो सिविल पावर होती है, पहली बात। फिर उसके बाद इसको दंड देने का अधिकार नहीं है, मैंने कहा ना इसको दंड देने का अधिकार नहीं है, ये मतलब ये किसी को भी दंड नहीं दे सकती है, परंतु यह समन बुला सकती है। समन का मतलब किसी को अपने पास न्यायालय के पास बुला सकती है और उन्हें जेल में ले जाने की बात कह सकती है, पर उन्हें सजा नहीं दे सकती है। और ये सजा नहीं देने के कारण क्या होता है, हमारे एक जो प्रसिद्ध हमारे पुराने न्यायाधीश है, उन्होंने एच एल दत्तू ने क्या कहा, इसे दंतहीन बाघ, दंतहीन बाघ की इसे क्या दी, संज्ञा दी। मतलब एक ऐसा बाघ जिसके पास दांत नहीं है, डराने के लिए सामने आ रहा है, पर वो क्या नहीं कर सकता है, किसी को चिंघाड़ नहीं, बस सिर्फ चिंघाड़ सकता है, किसी को वो परेशान मार नहीं सकता है, सजा नहीं दे सकता है। तो बच्चों इसके बाद बात की जाती है एनएचआरसी के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है। पहले तो थी वो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु हुआ करती थी, फिर वर्तमान में इसको क्या कर दिया गया था, कम करके 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। मतलब अगर कार्यकाल में आपको 3 वर्ष हो चुके हैं या आपकी आयु 70 वर्ष की हो चुकी है तो आपको रिटायरमेंट मिल जाएगा। तो इसके जो पहले अध्यक्ष है बच्चों, ये कौन थे, हमारे रंगनाथ मिश्र थे। और वर्तमान में यदि मैं बात करता हूं तो न्यायमूर्ति श्री वी राम सुब्रमण्यम। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके पहले अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो हमारे एनएचआरसी है। अब एनएचआरसी के बारे में अगर आपसे पूछता हूं तो अधिनियम कौन सा है, इसका अधिनियम है हमारा 1993 का एक्ट है। और यदि मैं स्थापना की बात करता हूं 12 अक्टूबर 1993 की बात करता हूं। इसकी सिफारिश किसने की थी, फिर सिफारिशकर्ता कौन थे, रंगनाथ मिश्रा। ठीक है, यहीं पर याद कीजिए। और इसके पहले अध्यक्ष भी यही थे, और यही क्या थे, पहले अध्यक्ष भी थे। और उसके बाद मैं बात करता हूं, उसके बाद क्या बात करते हैं कि इसे दीवानी शक्ति प्राप्त है, सिविल राइट्स प्राप्त है। ठीक है, और ये सजा नहीं दे सकती है, सजा नहीं दे सकती, इसके बारे में आप जानते हैं। ठीक है, और इसे दंतहीन बाघ किसने बोला, एच एल दत्तू ने। किसने बोला, एच एल दत्तू ने बोला। ठीक है, इसके जो पहले अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र थे, वर्तमान में कौन है, न्यायमूर्ति श्री वी राम सुब्रमण्यम।
ठीक है, पी राम सुब्रमण्यम, इसके कौन है, वर्तमान चेयरपर्सन। ठीक है, तो ये तो कुछ एनएचआरसी के बारे में हो गया और याद रखना है। अगला आपसे प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि सतर्कता आयोग जो दूसरा हमारा है ना, तो सतर्कता आयोग ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार से वैधानिक आयोग है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना होती है वो संथानम समिति की सिफारिश पर होती है। किसकी, संथानम समिति की सिफारिश पर। जो संथानम कमेटी थी, संस्थान नहीं, संथानम कमेटी की सिफारिश पर क्या होता है, इसकी स्थापना कब होती है, 1964 में की गई है और इसको वैधानिक संस्था के तौर पर सन 2003 में इसके लिए अधिनियम आता है। ठीक है ना, स्थापना 1964 में कर दिया, बट इसको एक लीगल बॉडी की इसको कहा गया कि हमारे संविधान में अधिनियम के तहत इसको जोड़ा जा रहा है। तो वो अधिनियम कब आता है, 2003 में आता है, ये ध्यान दीजिएगा। स्थापना होती है 64 में, अधिनियम आता है 3 में। फिर इसके बाद इसकी संरचना में क्या होता है, एक तो इसके अध्यक्ष होते हैं यानी इसका एक कमिश्नर होता है और 2 अन्य क्या होते हैं, इसके सतर्कता आयुक्त होते हैं। मतलब क्या है संरचना, इसमें 1+2 का कॉन्सेप्ट है। एक हमारे इसके चीफ कमिश्नर होंगे, 2 इसके अन्य आयुक्त होंगे। अगला, इनकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री, लोकसभा जो हमारा विपक्ष का नेता है और गृह मंत्री समेत 3 सदस्यों की समिति से इसका क्या होता है, गठन होता है, या मतलब इनके जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है। और इनका कार्यकाल कितना होता है बच्चों, 4 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु। द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत के पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे, तो वो थे हमारे एन श्रीनिवासन। और वर्तमान में यदि मैं बात करता हूं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो कि हमारे लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। ठीक है ना, तो सेंट्रल विजिलेंस जो हमारा कमीशन है, इसके जो हमारे अध्यक्ष है वो कौन है, हमारे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है ना, सीआईसी। तो इसके बारे में आप जानते हैं। स्थापना कब होती है, पहली बात तो ये प्रश्न पूछता है, स्थापना होती है 1964 में। ठीक है, इसके लिए एक्ट कब आता है, तो 2003 में आता है। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसके बाद अगर आपसे पूछता है इसके हमारे पहले अध्यक्ष कौन थे और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछने की इसकी प्रबल संभावना बनती है। तो अगले प्रश्न की ओर बनते हैं। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के बारे में जैसा मैंने अभी कहा, तो ये इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। अगला हमारा एक संस्थान फिर से आता है, केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब होती है, 2005 के अधिनियम से। आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, आरटीआई लगा जाती है ना। तो आरटीआई जो एक्ट है 2005 का है, तो उसी के तहत आपको क्या किया जाता है, हमारे केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना होती है। तो ये इसको क्या बोला जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसी के तहत क्या होता है, हमारे केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना होती है। तो कब होती है स्थापना, 12 अक्टूबर 2005 को। ध्यान रखना है, 12 अक्टूबर को ही हमारे एनएचआरसी की भी स्थापना होती है, 12 अक्टूबर को ही हमारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की भी स्थापना होती है, केंद्रीय सूचना आयोग की। ठीक है ना। और अगला मैं यदि बात करता हूं, इसकी संरचना में एक तो अध्यक्ष होता है और 10 इसके अन्य क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। और इनकी नियुक्ति फिर किसके द्वारा की जाती है, नियुक्ति तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। वही प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष का नेता तथा कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट का मंत्री कोई भी हो सकता है बच्चों। कैबिनेट मंत्री का मतलब क्या है कि जैसे आप सुनते हैं हमारे गृह मंत्री हैं, हमारे विदेश मंत्री हैं, हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, कोई भी मंत्री है, तो कैबिनेट के अंतर्गत जो भी मंत्री होगा उनके सुझाव पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, इसको अपॉइंट करते हैं, नियुक्ति करते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि इसके जो पहले हमारे आयुक्त थे वो कौन थे, तो वजाहत हबीबुल्ला। और यदि मैं बात करता हूं वर्तमान कौन है, तो हीरालाल सामरिया। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना कब होती है, 2005 के अधिनियम से। और यदि आपसे पूछता है आरटीआई एक्ट कब का है, तो हमारा 2005 का है। और यदि इसी के साथ बच्चों आपने देखा होगा उत्तराखंड का जो सूचना आयोग है, उत्तराखंड सूचना आयोग है ना, उत्तराखंड सूचना आयोग। तो उत्तराखंड सूचना आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, वो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, राधा रतूड़ी। आपने नाम सुना होगा कि इससे पहले जो हमारे वर्तमान में आनंदवर्धन जी हमारे उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं, तो उनसे पहले जो उत्तराखंड की पहली महिला जो मुख्य सचिव रही थी राधा रतूड़ी को वर्तमान में कौन सा पदभार दिया गया है, उत्तराखंड सूचना आयोग की अध्यक्ष का पदभार इन्हें दिया गया है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसकी स्थापना कब होती है बच्चों, इसकी स्थापना होती है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत 1963 में होती है। ठीक है। एक्ट तो कब का है, अधिनियम 1946 का है,
जैसे आपने अन्वेषण करना है, रिसर्च करना है। अभी हमारे उत्तराखंड में कई बार ये बच्चों से प्रश्न बच्चे करते हैं ना सवाल कि यदि आपने यूकेएसएससी ने पेपर अगर गलत करवाया है तो किसकी जांच करवाई जाए, सीबीआई की जांच करवाई जाए। तो सीबीआई का एक्ट कब का है, इसका तो एक्ट है बच्चों 1946 का, ये ब्रिटिशर्स के टाइम का है, ठीक है। और उसके बाद यदि मैं बात करता हूं इसकी स्थापना भारत में वास्तव में कब होती है, 1963 में। एक्ट है हमारा 1946 का, स्थापना होती है 63। तो ये बात को आप ध्यान रखना है, ठीक है। सीबीआई की जांच आपने देखा होगा ना, जो अंदर तक जितने भी गड़बड़ी घोटाले हैं इन सभी को खगालने का जो काम करती है वो हमारी सीबीआई करती है। तो उसके लिए एक्ट आता है 46 में, और हमारा ये बनती कब है, तो 1963 में बनती है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे बच्चों, ये आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो कौन थे इसके अध्यक्ष, डीपी कोहली थे। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रवीण सूद हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और प्रवीण सूद में दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप याद करेंगे। अगला क्या है, सीबीआई भारत में कार्मिक मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल कहा जाता है ना, पर्सनल जो कार्मिक मंत्रालय है उसके अधीन ये काम करता है, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। और इसका जो कार्यकाल होता है 2 वर्ष का हुआ करता था, पर जुलाई 2003 में से 23 में से क्या हो जाता है, इसका कार्यकाल कितने साल का बढ़ा दिया गया है, 5 साल का। किसका, जो इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना, इसके हेड का जो कार्यकाल है वो 5 साल का बढ़ा दिया गया है, ठीक है। बाकी इसकी जो स्थापना होती है, इसके अध्यक्ष कौन है और इसमें इसका कार्यकाल कितना होता है, और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये तो होगी हमारी सीबीआई, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग क्या कह रहा है, इसके लिए हमारी स्थापना के लिए अधिनियम आता है 1990 में, और इसकी स्थापना होती है 1992 में। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। और जिसकी हमारी पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक, और वर्तमान में कौन है, विजया किशोर राहटकर है, ठीक है। इनकी नियुक्ति कब होती है, 2024 में होती है। अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और जब हमने बात की थी राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो इसके लिए बच्चों अधिनियम आता है सबसे पहले। तो अधिनियम जैसे ही आता है तो इसका मतलब है कि इसको किस तरीके से बनाया गया, एक वैधानिक आयोग के तौर पर बनाया गया, ठीक है ना। तो इन बातों को भी आप विशेष ध्यान देंगे। और ये हमारे कौन हो गए, विजया किशोर राहटकर होगी हैं, इनकी जो वर्तमान अभी कौन है, चेयरपर्सन है, ठीक है। और तो हमारा ये हो गया। इसके बाद एक आता है बच्चों हमारा, तो ये तो हमारी कुछ हो गई क्या, वैधानिक आयोग। और इसी में से एक आता है हमारा क्या, नीति आयोग। तो नीति आयोग क्या हमारा वैधानिक आयोग है, लीगल बॉडी है, या हमारा आप कह सकते हो संवैधानिक है, क्या है। तो न ये हमारा वैधानिक है, ना ही हमारा संवैधानिक है। इसमें क्या होता है, जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट ने अप्रूवल दिया, और कैबिनेट ने अप्रूवल देते ही इसे योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना कर दी। 2015 में इसकी क्या हो जाती है बच्चों, स्थापना हो जाती है, ठीक है ना। अब ये योजना आयोग की स्थापना आपको पता होगा 1950 में होती है, 12 मार्च 1950 को। इसके अध्यक्ष जो थे वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो उसी तरीके का जो भी स्ट्रक्चर था, उसी स्ट्रक्चर को अपनाया किसने, नीति आयोग ने। तो बच्चों कभी कभी किसी एसएससी के एग्जाम में या जो भी आप देते हैं कभी सेंट्रल के एग्जाम में, तो इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसी के तर्ज पर हमारे उत्तराखंड स्टेट में एक सेतु नाम का बना हुआ है, ठीक है ना, सेतु, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। तो हमारे उत्तराखंड में नीति आयोग की तर्ज पर एक नए संस्थान की स्थापना की गई है, जो कि ना हमारा वैधानिक है, न इसका उल्लेख कहीं किसी अधिनियम में किया गया है, न इसका उल्लेख किसी अनुच्छेद में किया गया है। तो हमारा ये क्या हो चुका है, न ही वैधानिक, न ही हमारा संवैधानिक। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं बच्चों, इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, भारत के प्रधानमंत्री, ये भी आप जानते होंगे। इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं, तो इसके जो सबसे पहले बच्चों उपाध्यक्ष आते हैं, तो इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं, हमारे अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान में यदि मैं आपसे पूछता हूं तो कौन है, सुमन बेरी, ठीक है, सुमन बेरी। और उसके बाद में यदि आपसे बात करता हूं, इसके हमारे वर्तमान में जो सीईओ है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो ये भी हमारे एक पहले होंगे। तो पहले इसके कौन थे, सिंधु सिंह खुल्लर, सिंधु सिंह खुल्लर। और वर्तमान की यदि मैं बात करता हूं तो हमारे कौन है, वी आर सुब्रमण्यम। ये पिछले बार आप लोगों से पूछा गया था ये प्रश्न, किसमें, जो हमारा पीसीएस का पेपर हुआ था उत्तराखंड का, तो उसमें किसके बारे में पूछा गया था, हमारे इसके सीईओ के बारे में। इन्हीं को मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्या कहा जाता है, सीईओ। ये किस तरीके से काम करता है, भारत के थिंक टैंक के रूप में, भारत के थिंक
टैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना। जो इसका निर्माण है वो किस आधार पर होता है, कैबिनेट के, इसका जो गठन है किस आधार पर होता है, कैबिनेट के प्रस्ताव पर। ठीक है, तो ये हमारा नीति आयोग हो गया, और नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में क्या बना हुआ है, सेतु आयोग बना हुआ है। ठीक है बच्चों, और ये किसके स्थान पर आता है, तो योजना आयोग के बारे में। और योजना आयोग की स्थापना कब होती है, 1950 में होती है। ठीक है, तो अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोचिए। और सरकार तो आती जाती रहती है, और इसका काम है अपना फायदा करना, और भविष्य तो इसने छात्रों का देखना है नहीं। तो आप अपने दृढ़ संकल्प के साथ अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। अब अगला जो भी आपका पद आएगा उस पद के लिए आप मजबूती के साथ खड़े रहिए। ठीक है ना, जो भी आपको लगता है, तो सरकार तो कर ही रही है अपनी तरफ से, जितना उन्होंने बच्चों को दबाना था दबा ही रही है। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि अपने आने वाले परीक्षा के लिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। आप मुझे अब इजाजत दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।